नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां जीत की तैयारी में बीजेपी लगी हुई है। उपचुनाव प्रचार में बीजेपी ने अपनी ताकत जो है वो झोंक दी है। सीएम योगी आपको बताएं कि धामी के समर्थन में टनकपुर में रोड शो करने पहुंचे हैं, जहां पर 31 मई को होने वाले उपचुनाव को लेकर जो बीजेपी की तैयारियां चल रही हैं, इसको लेकर आपको बताएं कि सीएम धामी के लिए प्रचार प्रसार सीएम योगी कर रहे हैं। जहां चुनाव प्रचार को धार देने पहुंचे सीएम योगी, सीएम धामी के समर्थन में टनकपुर में रोड शो हुआ है, जिसमें सीएम योगी के साथ सीएम धामी भी शामिल हुए हैं। दरअसल आपको बताएं कि 31 मई को उपचुनाव होना है, जिसको लेकर बीजेपी पूरी तैयारी में लगी हुई है। उत्तराखंड की चंपावत सीट पर 31 मई को उपचुनाव होना है और उससे पहले बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आपको बताएं कि इस सीट से प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। तो वहीं सीएम धामी के पक्ष में प्रचार करने यूपी के सीएम योगी भी चंपावत पहुंचे हुए हैं। चंपावत के टनकपुर में सीएम योगी ने उत्तराखंड के सीएम धामी के लिए रोड शो किया है। रोड शो के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने हालांकि जनसभा को संबोधित भी किया। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए चंपावत उपचुनाव में चुनावी प्रचार करने पहुंचे। योगी ने कहा कि उत्तराखंड वासियों के सपने पूरे हों, इसीलिए बीजेपी बेहद ज्यादा जरूरी है। धामी जैसे युवा जरूरी है। उत्तराखंड का विकास केवल भाजपा कर सकती है और बीजेपी ने जो कहा है वो कर कर दिखाया है। ये सीएम योगी ने बयान दिया है। अब चंपावत उपचुनाव को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है और दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें साफ तौर पर देखिए किस तरीके से महा रोड शो किया गया, जिसमें सीएम योगी शामिल हुए हैं। भारी तादाद में लोगों की भीड़ वहां पर दिख रही है। तो वहीं दूसरी ओर सीएम योगी ने जनता को संबोधित भी किया और सीएम धामी के लिए सीएम योगी ने वोट की अपील की है। वो धाम जो 2013 में पूरी तरह प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ गया था। कोई सोचता था कि इतने वर्षों के बाद उत्तराखंड का केदारनाथ धाम फिर से एक नई काया और नए कलेवर के रूप में श्रद्धालु जनों की सुविधा और उनकी आध्यात्मिक पिपासा को फिर से शांत कर पाएगा। लेकिन हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, और मैं धन्यवाद दूंगा श्री पुष्कर सिंह धामी जी को कि आज बाबा केदारनाथ के धाम में जो भी श्रद्धालु जा रहा है वो संतुष्ट होकर के आता है। लाखों श्रद्धालुओं ने अब तक वहां की यात्रा कर दी है। बद्रीनारायण का दर्शन करने के लिए जो भी जा रहा है अभिभूत होकर के आ रहा है। गंगोत्री और यमुनोत्री का दर्शन करने के लिए पूरा देश उमड़ रहा है और उत्तराखंड तो पर्यटन का एक नया हब बन रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर की ओर। सीएम धामी ने सीएम योगी की तारीफ की है। टनकपुर में उत्तराखंड के सीएम धामी ने जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि महाराज जी ने 21 साल से लटका परिसंपत्तियों का विवाद 15 मिनट में सुलझा दिया। यूपी में जहां जहां अवैध निर्माण हुआ है वहां पर बुलडोजर चल रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि महाराज जी के बुलडोजर का असर उत्तराखंड में भी दिखाई पड़ रहा है। तो लगातार जिस तरीके से आपको बताएं कि आज खास जनसभा में सीएम योगी हालांकि पहुंचे हुए हैं और इसी को लेकर सीएम धामी ने अपने संबोधन में सीएम योगी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि जो सीएम योगी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, जिस तरीके से सालों से लटका परिसंपत्ति का जो मामला था उसको 15 मिनट में सुलझाने का काम किया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण के खिलाफ जो योगी जी का बुलडोजर चल रहा है,
ये तारीफे काबिल है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि उत्तराखंड में भी अब बुलडोजर का जो असर है वो दिखने लगा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हाँ, हालांकि जिस तरीके से चंपावत उपचुनाव का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है, तमाम बीजेपी के नेताओं ने बड़े बड़े दिग्गजों को प्रचार में उतारा, जिसके लिए आज सीएम योगी, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो सीएम धामी के लिए वोट की अपील उत्तराखंड में कर रहे हैं, चंपावत की जनता से रूबरू हो रहे हैं। हालांकि इसके पहले कवि सम्मेलन भी बीजेपी की ओर से कराया गया। तमाम दिग्गजों को बुलाकर किस तरीके से जो पूरी तैयारी बीजेपी अपनी करते हुए दिखाई पड़ रही है, ये साफ तौर पर बताता है कि कहीं ना कहीं सीएम धामी की जो प्रतिष्ठा इस सीट पर दांव पर लगी हुई है, इसे किसी भी तरीके से इस सीट को खोना बीजेपी नहीं चाहती। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि पूरी तरीके से एड़ी चोटी का जोर लगाती हुई चंपावत सीट पर बीजेपी दिखाई पड़ रही है। उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए 5 सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी बना दी है और ये कमेटी तय करेगी कि ये कानून किस तरह का होगा। सेवानिवृत्त जज रंजना देसाई के नेतृत्व में बनी 5 सदस्यीय कमेटी में रिटायर्ड जज प्रमोदी कोहली, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौर, उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह और दून विश्वविद्यालय के कुलपति सुरेखा डंगवाल को इसमें शामिल किया गया है। कमेटी के गठन के बाद सीएम धामी ने कहा कि हमने समान नागरिक संहिता प्रारूप समिति के गठन पर 5 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। चुनाव से पहले हमने संकल्प लिया था और चुनाव के बाद पहली मंत्रिमंडल की बैठक में सर्वसम्मति से ये फैसला भी लिया था कि हम उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून लाएंगे। और अब कमेटी जल्द ही ड्राफ्ट तैयार करेगी और ड्राफ्ट तैयार होने के बाद उसे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने ये संकल्प लिया था कि हमारी सरकार बनेगी, नई सरकार के गठन होते ही हम उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे, समान नागरिक संहिता का कानून लाएंगे। और नई सरकार के बनते ही हमने एक कमेटी बनाने का निर्णय लिया था। मुझे आज आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि आज थोड़ी देर पहले हमने माननीय न्यायाधीश सेवानिवृत्त रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का आज हमने गठन कर लिया है, जो सभी इसकी घोषणाओं से बात करेगी। जो लोग उससे प्रभावित होने वाले हैं, उन सभी से बात करने के बाद इस उत्तराखंड के अंदर रहने वाले, चाहे वो किसी पंथ का होगा, किसी समुदाय का होगा, किसी वर्ग का होगा, किसी भी धर्म का होगा, तो सबके लिए उत्तराखंड के अंदर अब एक समान कानून लागू होगा, एक समान कानून होगा, इसकी मांग हम लंबे समय से करते रहे हैं। और इस पर खास जानकारी के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता अजय पांडे जुड़ गए। जी अजय जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर धामी सरकार एकदम एक्टिव मोड पर दिखाई पड़ रही, क्योंकि इसके लिए अब ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कर दिया गया है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता से ये वादा किया था कि उत्तराखंड में की फिर से सरकार बनने के बाद उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाई जाएगी और उसी को लेकर अब एक कार्रवाई की गई है। पहले कैबिनेट की बैठक में इस पर प्रस्ताव लाया गया था और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पर कैबिनेट ने अपना अनुमोदन भी दिया था। उसके बाद अब ड्राफ्टिंग कमेटी बना दी गई है, जिसमें 5 लोग शामिल किए गए हैं। पूर्व जज रंजना देसाई को कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है और ये सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज हैं। इसके साथ साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह को भी जिम्मेदारी दी गई है, उनको भी इसमें सदस्य बनाया गया है। हाई कोर्ट के पूर्व जज प्रमोद कोहली को भी इसमें शामिल किया गया है। मनु गौर समाज सेवी हैं, उनको भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि ड्राफ्टिंग कमेटी में उनको शामिल किया गया है। इसके साथ साथ दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल हैं, उनको भी कमेटी में शामिल किया गया है। और
अब ये कमेटी इसका प्रारूप तैयार करेगी कि किस तरह का नियम रहेगा, किस तरह से इसमें नियम बनाए जाएंगे। और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के बीजेपी ने पहले ही साफ कर दिया था कि उत्तराखंड में बीजेपी की एक बार फिर से सरकार बनने के बाद यहाँ पर पहल की जाएगी। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा बिल्कुल, है कि हालांकि इसको लेकर विपक्ष के नेताओं की तमाम तरह की बयानबाजी भी सामने आई थी, और अब कमेटी का जब गठन हो चुका है तो क्या कुछ प्रतिक्रियाएं विपक्ष नेताओं की ओर से सामने आ रही हैं? देखिए, विपक्ष के नेता क्योंकि अपने स्तर से अपनी बात जरूर कह रहे हैं। उनका ये कहना है कि क्योंकि अब सरकार ने ये कदम उठाया है तो अब कमेटी में जिन लोगों को शामिल किया गया है तो वो लोग अब किस तरह का प्रारूप तैयार करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और क्योंकि शुरू से ही विपक्ष इस बात का विरोध करता रहा है, विधानसभा चुनाव के दौरान भी ये कहा कि इस तरह के नियम की बहुत ज्यादा जरूरत उत्तराखंड के लिए नहीं है, क्योंकि ये केंद्रीय मसला है। बिल्कुल, वाकई शुरू से ही विपक्ष इसका विरोध करता रहा है, लेकिन फिलहाल देखने वाली बात होगी अब जो कमेटी बनाई गई है कब तक इस पर फैसला लिया जाता है और कब तक इसे लागू किया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका अजय, तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। बीते रोज गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने चारधाम की यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने यात्रियों के लिए सभी आवश्यक इंतजाम दुरुस्त रखने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए। उन्होंने अधिकारियों को कैंपस में साफ सफाई से लेकर बसों की व्यवस्था भी पुख्ता करने के निर्देश दिए हैं। वहीं गढ़वाल के डीआईजी करण सिंह नगनियाल ने पुलिस की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर संतोष जाहिर करते हुए यात्रियों से विनम्र अपील करते हुए कहा है कि रजिस्ट्रेशन के तत्काल बाद वो धामों का रुख ना करें, बल्कि पंजीकरण के कुछ दिन बाद वो यात्रा पर निकलें। इस समय चारधाम यात्रा पूरे तीव्रता के साथ चल रही है और अभी तक चारों धामों में 10 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। आगे भी जैसे अभी हमें बताया गया 3 जून तक सभी जो हमारा कैपेसिटी है, जिस हिसाब से पंजीकरण होता है वो कैपेसिटी पूर्ण हो चुकी है। आगे भी बहुत कम संख्या में उपलब्धता है और पंजीकरण पूरा हो चुका है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि आगे आने वाले दिनों में भी इसी प्रकार काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे और धामों में सभी तरह की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं और हमारा प्रयास है कि जितनी वहाँ सीमित संसाधन हैं उनके अंतर्गत श्रद्धालुओं की यात्रा सुविधापूर्वक हो। सर, देखा जा रहा है कि यहाँ पर यात्री पिछले एक हफ्ते से यहाँ रुका हुआ है। ऐसे में जो अपना राशन या फिर खाने का सामान लेके चल रहा है उसमें दिक्कत हो रही है और ऊपर यात्रा के लिए नहीं जा पा रहा है और खुले में आसमान नीचे उसको रात दिलानी पड़ रही है। ऐसे में क्या कुछ व्यवस्था? ये ठीक है, आपकी बात के कठिनाई है क्योंकि, लेकिन उससे अधिक कठिनाई जो हमारे धाम हैं जहाँ पर उच्च हिमालयी क्षेत्रों में है वहाँ पर है, क्योंकि वहाँ संख्या ही उतनी जा सकती है जितनी हम लोगों ने निर्धारित किया, बल्कि उससे अधिक जो निर्धारित की गई है उससे भी अधिक श्रद्धालु रोज जा रहे हैं। इसलिए वहाँ भी बड़ा सीमित है और किसी प्रकार की कोई अन्य अव्यवस्था ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि पंजीकरण किया जाए। इसी को देखते हुए हमने पीछे पंजीकरण की संख्या बढ़ाई थी, 2000 किया था, लेकिन वो भी पूर्ण हो चुका है। जब भी उपलब्धता होगी उसमें यात्रियों को हम कोशिश करेंगे कि शीघ्र से शीघ्र भेजा जाए और जहाँ तक यहाँ की व्यवस्थाओं की बात है उसमें सुधार लाने की आवश्यकता है, उसको हम सुधारेंगे। पर्याप्त मात्रा में लगाई गई है, हमारी जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा इस बार डिप्यूट किया है। लेकिन हो क्या रहा है अमूमन कि रजिस्ट्रेशन तो हो रही है लेकिन जितने रजिस्टर्ड है 8-10 दिन पूर्व ही चले जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी विडम्बना है। अभी तक ये था कि रजिस्टर्ड लोग ही जा पाएंगे, तो 8-10 दिन पूर्व जा रहे हैं, तो अनायास ही भीड़ वहाँ बढ़ जा रही चार धाम क्षेत्रों में। अब ये रिस्ट्रिक्शन किया गया है कि केवल 4 दिन पूर्व वाले ही जा पाएंगे, उससे पहले के जो यहीं रोके जाएंगे ऋषिकेश में। इसलिए मेरा अपील है कि रजिस्टर्ड करा के 8-10 दिन पूर्व ये सोचे कि हम 4 धाम क्षेत्रों में जाएंगे, ये नहीं हो पाएगा। ये मेरी ओर से सबसे जितने भी श्रद्धालु है, तीर्थयात्री है, उससे ये विनम्र
निवेदन है, ताकि वहाँ की जो जाम अनावश्यक बढ़ रही है, अव्यवस्थाएं हो रही है, इस तरह की चीज़ों से बचा जा सके। जो रजिस्टर्ड है और 3-4 दिन के भीतर वाले हो वही जा पाए, ये कहना है मेरा। साथ ही एक और बात मेरे संज्ञान में आया है कि किन्हीं असामाजिक तत्वों के द्वारा रजिस्ट्रेशन में हेर फेर करके तिथियों में एडवांस डेट डाला जा रहा है। तो यदि इस तरह के पकड़ में आ गए तो वो व्यक्ति जो तीर्थ यात्री है वो तो परेशानी का सामना करना पड़ेगा उनको, क्योंकि उनको रोका जाएगा। दूसरा, जो इस तरह के एलिमेंट है उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई किया जाएगा, ताकि इस तरह की जो अव्यवस्थाएं हो रही है उसमें कहीं ना कहीं। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र के आयोजन को लेकर विचार विमर्श जारी है। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने आगामी 7 जून से गैरसैंण में विधानसभा के बजट सत्र को लेकर तैयारियां शुरू की थी, लेकिन अभी तक इस पर फैसला नहीं लिया जा सका है। विधानसभा का बजट सत्र देहरादून में होगा या गैरसैंण में, ये फिलहाल अब तक नहीं पता है। वहीं इस पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार पर सवाल उठाए हैं और ये बयान देते हुए कहा है कि सरकार को सोच विचार कर ये तय करना चाहिए कि सत्र का आयोजन कहां पर होगा। कांग्रेस तो सत्र के लिए कहीं भी जाने के लिए तैयार है। विधानसभा का सत्र गैरसैंण में करना चाहते हैं या देहरादून में करना चाहते हैं, ये तो देखना चाहिए था। घोषणा करने से पूर्व जो है सरकार को सोचना चाहिए था कि यात्रा भी चल रही है और यात्रा के साथ साथ पुलिस भर्ती भी हो रही है। इन तमाम चीज़ों को पहले क्यों नहीं देखा गया? आपने कहने पे तो जो है गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया, लेकिन मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है एक दिन भी राजधानी जो है ग्रीष्मकाल में गैरसैंण से संचालित नहीं हुई है और ये सरकार का जो वास्तविक चेहरा। खराब सड़कें होने के चलते आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं और इसके बावजूद प्रशासन सड़क बनाने में काम में तेजी नहीं ला रही, जिसके चलते आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अल्मोड़ा की लाइफ लाइन राष्ट्रीय राजमार्ग पिछली आपदा के समय ही क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिसके कारण लोगों को आवागमन में काफी समस्याएं आ रही हैं। नैनीताल में खैरना से लेकर क्वारब तक इस सड़क को 2 लाइन मार्ग बनाने के लिए निर्माण चल रहा है, लेकिन भरपूर बजट के बावजूद भी इसका निर्माण कार्य काफी धीमी गति से हो रहा है। इसको लेकर अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा ने भी हालांकि निरीक्षण कर धीमी कार्य प्रणाली को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। वहीं अब अल्मोड़ा दौरे पर आए कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने इस पर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि इस सड़क मार्ग की हालत काफी खराब है। मेरी ओर से निरीक्षण किया गया है और सड़क को दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ उन्होंने बताया कि सड़क की सुरक्षा के लिए 50 करोड़ की DPR बनाने की कार्य योजना तैयार की जा रही है, ताकि लोगों को बेहतर सड़क मार्ग की सुविधा मिल सके। आपने ठीक कहा, जो हमारी खैरना वाली सड़क है इसको अभी अगर हम देखें तो जो खैरना तहसील है, तहसील के बाद से लेके ऑलमोस्ट क्वारब तक ही इसके हाल काफ़ी ख़राब हैं। इसमें 10 किलोमीटर में तो सड़क के चौड़ीकरण के फंड्स अवेलेबल हैं हमारे पास और योजना सैंक्शन है, उस पर काम चल रहा है, धीरे चल रहा है। मैंने कुछ दिन पहले इंस्पेक्शन किया था और तेज़ करने के निर्देश दिए थे। और कुछ पोर्शंस में जहाँ सैंक्शन नहीं है वहाँ पे रिपेयर्स के लिए NH ने लगभग 50 करोड़ की धनराशि मांगी है, उसको हम परसू कर रहे हैं कि वो जल्दी मिल जाए। और आगे जाके इसमें बड़ी DPR भी बन रही है, जिसमें कि जो ये बार बार टूटता ये जो स्लाइडिंग जोन है इसको हम नदी के उस पार ले जाएं, ये नदी के दूसरी तरफ चला जाए तो ये जो बार बार स्लाइडिंग वाली दिक्कत है इससे भी निजात मिले। आपने ठीक कहा, जो हमारी खैरना वाली सड़क है। मसूरी मॉल रोड में शौचालयों की कमी और पुराने शौचालय के मरम्मत किए जाने को लेकर मसूरी नरेश दुर्गापाल ने मसूरी नगर पालिका और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ मसूरी मॉल रोड के कई क्षेत्रों का निरीक्षण किया है। वहीं मॉल रोड स्थित शौचालय पर हो रखे कब्जों पर भी नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिशासी अधिकारियों को सभी शौचालय से तत्काल कब्जों को हटाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने अधिशासी अधिकारी से तत्काल मॉल रोड पर अनाधिकृत रूप से हो रहे अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए हैं। हाल ही में भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने चौकों पर शौचालय न होने को लेकर नाराजगी जताई थी और धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद एक्टिव होते हुए प्रशासन ने शौचालयों के निर्माण के लिए जगह को चिन्हित करवाया और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को इसके लिए निर्देश दिया कि सभी शौचालय को मरम्मत करने के साथ बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके।
ये निरंतर एसडीएम साहब जो है धरातल पे जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कुछ समय पूर्व जो है मेरे द्वारा भी इसको शिकायत की गई कि कई बार नगर पालिका को बोलने के बाद भी वो शौचालयों की स्थिति सुधर नहीं रही थी। तो इसलिए आज एसडीएम साहब ने जो है एमडीडी और अन्य लोगों को यहाँ पर बुलाया है। ये नगर पालिका यहाँ पर हैं और जितने भी शौचालय हैं उनकी स्थिति सूझनी चाहिए और जिन शौचालयों पे जो है अतिक्रमण है उन्होंने कहा है कि ये भी हटना चाहिए और मैं मानता हूँ कि बहुत जल्दी जो है शौचालय की स्थिति यहाँ पर सुधरेगी, जिससे कि स्थानीय लोग हों चाहे पर्यटक हों उनको जिस तरह का जो है यहाँ पे असुविधा होती है शौचालय से संबंधित वो दूर हो जाए। पर क्या हमें चाहिए कि बहुत जल्दी और एमडीडी को 2 टॉयलेट हैंडओवर की गई है। मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा असुविधा होगी लेकिन वो तो जो टॉयलेट हैं वो ना के बराबर है और इसलिए यदि कुछ समय लगता भी है और शौचालय अच्छे बनते हैं तो निश्चित ही जो है आगे भी और अभी भी जो है चाहे स्थानीय लोग हों चाहे पर्यटक हों उनको इसको लाभ मिलेगा। देखिए लगातार जिस तरह से नगर पालिका मैं मानता हूं कि सोई हुई है और उनका ध्यान पता नहीं कहाँ है, तो इसलिए चाहिए कि जो चाहे वो नगर पालिका की भूमि हो चाहे अन्य जगह हैं जहाँ पर भी इंक्रोचमेंट हो रहा है उसको इंक्रोचमेंट को उनको रोकना चाहिए। और एसडीएम साहब ने भी अभी ईओ साहब को निर्देश किया है कि जहाँ पे भी इंक्रोचमेंट है उसको जो है तुरंत हटाया जाए और मैं मानता हूँ कि जैसे एसडीएम साहब ने कहा है तो ईओ साहब भी इसको जो है तुरंत। पौड़ी जिले के लैंसडाउन विधानसभा के राजीव गांधी आवासीय विद्यालय को बंद किए जाने के आदेश पर अभिभावकों काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। राजीव गांधी अभिनव आवासीय विद्यालय को बंद करने का आदेश पर छात्रों और अभिभावकों ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस संबंध में यहां के छात्रों और अभिभावकों ने स्थानीय विधायक दलीप रावत महंत ने के सम्मुख भी विरोध जताया और स्कूल को बंद न किए जाने को लेकर मांग की गई है। विधायक दलीप रावत महंत राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जहरी खाल के वार्षिक समारोह 2021-22 में भाग लेने आ रहे थे। इस दौरान काफी मात्रा में भीड़ इकट्ठा कर अभिभावकों ने स्कूल बंद किए जाने के आदेश पर उनका विरोध जताया। आपको बता दें कि बीते दिनों सरकार के आदेश के अनुसार उत्तराखंड में राजीव गांधी अभिनव आवासीय विद्यालयों को बंद करने का आदेश दिया गया था। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।